नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। आज हम बात करेंगे तिहाड़ शिरोमणि और आज तक की, और साथ में बात होगी खबरिया चैनलों के 3 सीले हुए बिस्कुटों की। लेकिन पहले विस्तार से बात तिहाड़ शिरोमणि और आज तक की। कभी एसपी सिंह, राहुल देव, कमर वाहिद नकवी जैसे पत्रकारों की शाइस्तगी में टेलीविजन पत्रकारिता की बुनियाद रखने वाला आज तक आज रेडियो रवांडा बन चुका है। रेडियो स्टेशन आरटीएलएम का जिक्र यहाँ जरूरी है। यह एक निजी रेडियो स्टेशन था जो अपने यहाँ सामान्य तौर पर तूत्सियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करता था। जिस पल राष्ट्रपति हायबरीमाना की हत्या हुई, इस चैनल से सीधे सीधे तूत्सियों की हत्या की अपीलें की जाने लगी। अपने प्राइम टाइम पर यह नस्ली जहर से मुझे शो दिखाता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली खबरें चलाता है, आदिवासियों का अपमान करता है और बाकी समय में सत्ता की चापलूसी और विपक्ष पर हमले करता है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम आज तक पर सुधीर चौधरी के नफरती शो का मुआयना करें तो चैनल खुलेआम कह रहा है कि भारत के लोगों को एक मुसलमान को बिग बॉस का विजेता नहीं बनाना चाहिए। और अब ये भारत के मशहूर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस का विजेता बन गया है और इसे जिताने वाले लोग किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि हमारे ही देश भारत के लोग हैं। और इनमें से हजारों लाखों दर्शक जिन्होंने इसे वोट दिया है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। और अगर भारतीयों ने यह काम किया है तो आज तक और तिहाड़ शिरोमणि का मानना है कि इस समय में देश के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भारत के लोग एक मुसलमान को वोट दे रहे हैं। कि हमारे देश के लोग हर बार कैसे हमें भी हैरान कर देते हैं और कई बार हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चिंता में डालने वाली होती हैं और आज भी कुछ चिंताजनक खबरें आई हैं। दरअसल मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस का विजेता बनने के बाद एक बार फिर से उसे भूत को डब्बे से बाहर निकाला जा रहा है कि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। वह सीरियल ऑफेंडर है, वह बिग बॉस कैसे जीत गया? मुनव्वर फारूकी एक विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने अपने करियर की शुरुआत हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान करने के साथ की थी और फिर यही काम करते करते वो मशहूर हो गया, खबरों में रहने लगा, हेडलाइंस में आ गया, विवादों में आ गया और फिर बिग बॉस में आया और इस देश के लोगों ने उसे जिता भी दिया। यह खबर पूरी तरह से मिसलीडिंग और भड़काऊ है। सही खबर जानना आपका अधिकार है। मुनव्वर फारूकी को इंदौर पुलिस ने साल 2021 में गिरफ्तार किया था। वह गिरफ्तारी एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर की गई और वह भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय भाजपा एमएलए का बेटा था, नाम एकलव्य गौड़। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद फारूकी को जमानत दे दी थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि पुलिस कोई चार्जशीट या फिर सबूत पेश नहीं कर पाई है, यानी सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर बिना किसी सबूत के पुलिस ने मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था। इस दलील को वैध मानकर सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी। आज 3 साल बाद आपको इस तरह से भरमाया और भड़काया जा रहा है कि वह किसी अपराध में जेल जा चुका है। इस केस के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। आज हम साल 2024 में पहुंच गए हैं। इंदौर पुलिस मुनव्वर के मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त देवी देवताओं के अपमान का सबूत होने का दावा करने वाला भाजपा कार्यकर्ता एकलव्य सिंह आज तक एक भी सबूत देने में असफल रहा है। फारूकी की गिरफ्तारी पुलिस और भाजपा की कुटिल मिलीभगत कर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का नतीजा है। आज तक और तिहाड़ शिरोमणि चौधरी जैसे एंकर इस मिलीभगत का हिस्सा हैं। आप देखिए कैसे एक सबूतहीन मामले में लोगों को हिंसक तरीके से भड़काया जा रहा है। जिस स्टैंड अप कॉमेडियन को वर्ष 2021 में हिंदू धर्म और भगवान श्री राम का अपमान करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस अपमान को भारत के लोग सिर्फ 3 वर्षों में भूल गए। फारूकी पर हाथ साफ करने की आड़ में तिहाड़ शिरोमणि ने भारत की 140 करोड़ जनता को भी गरिया दिया। इसने सीधा बोल दिया कि अगर आपने फारूकी को जिताया है तो यह शो फारूकी पर नहीं बल्कि आपके ऊपर है, और आपने साबित कर दिया है कि आपसे बड़ा मूर्ख, जाहिल, अनपढ़ कोई नहीं है। ये खबर मुनव्वर फारूकी के बारे में नहीं है, ये खबर आपके बारे में है, ये खबर इस देश की जनता के बारे में है, ये खबर इस देश की जनता की सोच के बारे में है। हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, अपना वोट किसे देते हैं, ये उनके बारे में है। यह आदमी भयानक किस्म का लूजर है। इसे लगता है कि यह जिसके चरण चाटता है बाकी जनता भी उसे ही वोट देने को बाध्य है। बताइए, यह दिन आ गया है
जब आपको अपना वोट 100 करोड़ उगाही करने वाले भ्रष्ट अनैतिक व्यक्ति की सलाह पर देना पड़े। ये वही चौधरी है जिसने दिल्ली में भाजपा की हार और आम आदमी पार्टी की जीत पर दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बोला था। इसकी कुंठाओं का कोई किनारा नहीं है। दिल्ली की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, न राम मंदिर से कोई मतलब है, न कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, न ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेम कहां पर लगी हुई है। यह तो खैर मुसलमानों की बात हुई। बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या बुराई है, मुसलमानों को तो इस देश में कुछ भी कहने सुनने की छूट है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तिहाड़ शिरोमणि और आज तक यहीं पर नहीं रुके। नफरत का बीज विषबेल बनकर इनके दिमागों पर कब्जा कर चुका है। दिमागी सड़न पूरे शरीर को बीमार कर चुकी है। मसलन अभी ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कितना गंभीर मामला है, कितना भ्रष्टाचार है, कितना राजनीतिक बदले की भावना है, ये सब कुछ साबित होना अभी बाकी है। लेकिन चापलूसी के कीर्तिमान बना रहे तिहाड़ शिरोमणि ने सीधा पूछ लिया कि कितने हजार करोड़ का घोटाला हेमंत सोरेन ने किया है। और मुनीश, आपसे बस हम इतना जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने कुल मिलाकर कितने का घोटाला किया होगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि घोटाला जो हुआ है कम से कम हजारों करोड़ का तो होगा, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि हजारों में होगा। जो अमाउंट है, फिगर है, हजारों करोड़ में होगा। भाड़ में गई जांच और भाड़ में गई न्याय प्रक्रिया। हम तो आज इसी शो में हेमंत सोरेन को फांसी पर चढ़ा देंगे। न तो इनकी न इस चैनल की हैसियत है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त पतित पावनी गंगा में नहा रहे इन महाशय से यही सवाल कर सके या इनके ऊपर एक शो भी बना सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजीत पवार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार है जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये महाशय वो हैं जिनके बारे में स्वयं तिहाड़ शिरोमणि के आराध्य परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। और एक हफ्ते बाद ही प्रधानमंत्री उनसे फूलों का गुलदस्ता ले रहे थे। शिरोमणि को क्या कहें, अंधाधुंध दरबार मां गधा खाए पंजीरी, इसके आगे की बात जानना आपके लिए है जरूरी। 100 करोड़ की उगाही करने वाले शिरोमणि अपने नैतिक उपदेश की पाठशाला में बता रहे हैं कि कैसे एक आदिवासी शान शौकत की जिंदगी जीता है। असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। सोरेन परिवार को अगर आप देखेंगे, खास तौर पर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको आदिवासियों वाला वो टच आपको दिखाई ही नहीं देगा। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इनकी चिंता है कि एक आदिवासी की यह हैसियत। अब मैं आपको वह सब नहीं बताऊंगा कि एक ही चैनल को 2 बार बाजार में बोली लगाकर बिकवाने की एवज में किसको कितना कमीशन मिलता है। मुझे यह नहीं पता कि एक चिटफंडिया मालिक के हाथों चैनल को बिकवाकर कितना कमीशन कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा, नहीं पता चले तो मुझसे पूछ लीजिएगा। शिरोमणि जिस तरह से सोरेन की सैलरी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, मैं उस तरह से शिरोमणि की सैलरी का हिसाब किताब भी नहीं लगाने जा रहा कि आखिर किस ईमानदारी की कमाई से एक अदना सा एंकर BMW जैसी कारों में चलता है, खान मार्केट में शॉपिंग करता है। मुझे यह सब पूछने का हक नहीं है क्योंकि यह उनकी निजी जिंदगी है। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि जिस बेशर्मी से एक आदिवासी नेता के जीवन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, क्या उतना ही साहस एक फकीर की फकीराना जिंदगी पर सवाल उठाने का भी है? ये तो बेमतलब का सवाल हो गया। हमको, आपको, सबको पता है इस जन्नत की हकीकत,
लेकिन आदिवासियों और दलित पिछड़े नेताओं के प्रति इस व्यक्ति की असली नफरत इसके बाद दिखी। आधा घंटा सोरेन की जीवन शैली पर झूठ सच फैलाने के बाद इसने असली जहर उगला और वह बात कही जो आमतौर पर इनके जैसे लोग अपने दिलों में हमेशा रखते हैं। जुबान पर यह तभी आती है जब भीड़ की सुरक्षा हो या फिर ऊपर से आशीर्वाद मिला हो। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। इन्हें लगता है कि एक आदिवासी अगर अच्छी जिंदगी जी रहा है तो उसने इनके पप्पा की जागीर छीन ली है, उसे तो जंगल में ही रहना चाहिए। इस शो में मूर्खता का हाई पॉइंट इसके बाद दिखा। अब ये जो परिवार है जो अपने आप को कहता है कि हम आदिवासी हैं और आज उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत ईडी के खिलाफ एक पुलिस में शिकायत भी की है। अब आप सोचिए कि क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि ये गरीब है? क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? इस बात की कई पहलुओं से समीक्षा करने की जरूरत है। अव्वल तो हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे बाकी दल चुनाव लड़ते हैं, न कि किसी आरक्षण से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर यह तुलना क्यों और कैसे आई, मेरी समझ से परे है। आज तक जैसे नंबर 1 चैनल का एंकर इतना प्रचंड मूर्ख क्यों है? क्या ऐसी कोई विशेष व्यवस्था है जिसके तहत दलित और आदिवासी नेताओं के लिए बहुमत का आंकड़ा 50% से घटाकर 25% कर दिया जाता है? मुझे इस आरक्षण की ठीक से जानकारी नहीं है। आप लोग मेरी जानकारी बढ़ाएं। मैं आप सबका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उम्मीद है आप लोग मेरी मदद करेंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह आदमी अव्वल दर्जे का अनपढ़ है, बेमेल बातों और घटनाओं को आपस में जोड़कर अपने दर्शकों को ठग रहा है। इसका तीसरा पहलू यह है कि आज तक जैसा चैनल इस फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और चौथी बात, जो भारतीय मीडिया का यूनिवर्सल ट्रूथ, बोले तो सार्वभौम सत्य है, वह है इसका जातिगत कैंसर और आरक्षण के प्रति इसकी घृणा। इस बीमारी को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। इन आंकड़ों की रोशनी में भारत के मीडिया और खबरिया चैनलों की यह दुर्दशा आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। 2019 से न्यूज लॉन्ड्री ऑक्सफैम इंडिया के साथ मिलकर मीडिया की डायवर्सिटी पर एक रिपोर्ट जारी करता है। इसके जरिए हमें मीडिया में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की मौजूदगी का पता चलता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मीडिया में काम करने वाले 86% लोग सवर्ण या तथाकथित अगली जातियों के हैं। यह रिपोर्ट 14 हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के विश्लेषण पर आधारित है। हमारे न्यूज रूम और मीडिया संस्थान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों से मुक्त हैं। इसी तरह 8 समाचार चैनलों के अध्ययन में सामने आया कि आधे से अधिक यानी 50% से अधिक एंकर कथित उच्च जातियों के हैं। किसी भी चैनल पर बहस की मेजबानी के लिए दलित या फिर आदिवासी एंकर नहीं है। यही स्थिति पत्रिकाओं की भी है। सर्वेक्षण का हिस्सा रही 12 पत्रिकाओं में एक में भी शीर्ष नेतृत्व पर SC/ST समुदाय के पत्रकार नहीं हैं। डिजिटल मीडिया की स्थिति थोड़ा बेहतर दिखती है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ अगली जातियों का हिस्सा लगभग 77% है। यहाँ OBC और दलितों का थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व दिखता है। इन आंकड़ों को आपको दिखाने का मकसद यह था कि भारतीय मीडिया की सेहत बहुत खराब है। इसी वजह से इसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। और इसी वजह से तिहाड़ से लौटे लोगों को भी लगता है कि वो सिर उठाकर दलितों और आदिवासियों को जो चाहे कह सकते हैं, बस दिल्ली दरबार में चरण चाटते रहें। मुझे पता है आप सबको मीडिया के सीले हुए बिस्कुटों के बारे में जानने की बेचैनी हो रही है। चलो कि उन 3 सीले हुए बिस्कुटों की बात करेंगे। उनके नाम बताऊं, इससे बेहतर है कि आप उनकी सूरतें देख लीजिए। सीले हुए बिस्कुट यानी जिनके व्यक्तित्व का कुरकुरापन खत्म हो चुका हो, लिजलियापन ही स्थायी चरित्र बन गया हो, कब कहां से लुर्र की तरह टूट पड़े आप कह नहीं सकते। अस्तित्व की समाप्ति का सर्वनाम है ये सीले हुए बिस्कुट। सीले हुए बिस्कुट यानी जीवन से स्वाद का लोप हो जाना, जिसे देखकर लोग मुंह बिचका दें, बेस्वाद होने का ऐलान कर दें। जीवन का मकसद शून्य हो जाने का प्रतीक है सीले हुए बिस्कुट। इस मौके पर आप उन असंख्य सीले हुए बिस्कुटों को याद कर लें जिन्होंने चाय की प्यालियों में अपना जीवन समाप्त कर लिया। आप कह सकते हैं जीवन के अंत की मुनादी है सीले हुए बिस्कुट। आकर्षण की सारी संभावनाएं शून्य हो जाने का पर्यायवाची भी है सीले हुए बिस्कुट। ऐसे सीले हुए बिस्कुटों के प्रति किसी का राग या अनुराग नहीं रह जाता, उनके प्रति मोह खत्म हो जाता है।
ये सारी उपमाएं खबरिया चैनलों के इन 3 सीले हुए बिस्कुटों पर प्रतिमाओं की तरह गढ़ी जा सकती हैं। आप इनकी होपलेस कवरेज देख लीजिए। जिंदगियों से या तो रोशनी जा चुकी है या फिर खोपड़ी से मगज जा चुका है। हफ्ते बीत गए, महीने आ गए, महीने बीते, बरस हो गए, साल दर साल ये तीनों एक व्यक्ति की चरण वंदना में लीन हैं, एक ही समुदाय के खिलाफ जहर उगलने में व्यस्त हैं, एक ही विपक्ष पर पिले हुए हैं। गुरुत्व की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अंदर से पूरी तरह सील जाना जरूरी है, बिल्कुल सीले हुए बिस्कुटों की तरह, खड़ा हुए नहीं कि टप से टपक गए, जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, न स्वाद की, न आत्मा की, न तृप्ति की। अस्तित्व समाप्त हो जाने की मुनादी है खबरिया चैनल के ये तीनों सीले हुए बिस्कुट। यह दौर इन सीले हुए बिस्कुटों के लिए भी याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। लगे हाथ थोड़ी बात ईडी की हो जाए। इनडायरेक्ट अलायंस विद सरकार बहादुर। इंडिया गठबंधन का जोड़ पूरी तरह बन नहीं पाया है, लेकिन ईडी के साथ सरकार का इनडायरेक्ट गठजोड़ फेविकोल के जोड़ की तरह पक्का दिख रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में सत्ता कब्जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईडी को विपक्ष के खिलाफ खुला छोड़ दिया गया है। 7 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। Already breaking news coming in, the Enforcement Directorate has moved a court against Chief Minister Arvind Kejriwal. This as Arvind Kejriwal has skipped back-to-back summons by the Enforcement Directorate. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में कल करीब 10 घंटों तक पूछताछ हुई है। ये पूछताछ पटना के ईडी जोनल दफ्तर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 9 बजे तक चली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज एक बार फिर से ईडी हरियाणा के पूर्व सीएम से पूछताछ कर रही है। हुड्डा ने दिल्ली में ईडी मुख्यालय पर मानेसर लैंड डील के मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी का एक तरफा सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका एक जवाब मीडिया से जुड़ता है। जिस देश का मीडिया सरकार से सीधे और कड़े सवाल पूछना बंद कर देता है, वहां सरकारें निरंकुश होकर इसी तरह से मनमानी कार्रवाइयां करती हैं। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों की बाह मरोड़ने, उन्हें ब्लैकमेल करने में किया जाता है, क्योंकि मीडिया अपना काम भूल चुका है। यह भारत की पत्रकारिता के लिए भी अहम मोड़ है। यहाँ ऐसे मीडिया संस्थान की जरूरत है जो सत्ता से, सरकारों से सवाल कर सके,